हसल का ऑडिशन जैसे बहुत लोग चाहते होंगे कि वो हसल तक पहुंच पाए, तो उनको आप अगर बता रहे आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ऑडिशंस के लिए? प्रॉपर एजेंसी होती है, हायर एजेंसी होती है। जैसे मान लो कि मेरे किसी दोस्त को आया, उससे भी पूछा जाता है कि आपके कोई दोस्त आर्टिस्ट फ्रेंड है जिसको आप रेफर करना चाहते हो। ओवर प्रैक्टिस करने से भी बहुत फॉल्ट आते हैं, क्योंकि क्रिएटिव माइंड ऐसा होता है कि जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेते हो या मेमोराइज कर लेते हो, तो आपके माइंड को आदत है क्रिएशन की। गोस्ट राइटिंग होती क्या है? गोस्ट राइटिंग बेसिकली ये होती है कि किसी के लिए लिरिक्स लिख के देना विदाउट हैविंग योर क्रेडिट्स जस्ट फॉर मैन। बादशाह और हैरी सिंह। सी मतलब बादशाह भाई के लिए अपनी रिस्पेक्ट है, बट हनी भैया ने की जो स्टारडम और जो फेम रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में कोई अचीव करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हमारे गेस्ट है माय डियर फ्रेंड एंड आप सबका चहेता लेखक। हाय लेखक। हाय अलीशा, क्या हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा लेखक, मुझे आप एक बात बताओ, ये जो आपने नाम रखा है ऋषियक, ये क्या सोच के रखा था? कोई ऐसा मतलब बहुत अमेजिंग स्टोरी नहीं है। बचपन से जैसे हम बढ़ते आए हैं कि इस लेखक ने ये लिखा, उस लेखक ने वो लिखा, तो बस इतनी सी स्टोरी थी कि उस टाइम पे इतना मैच्योर नहीं था और ऐसा दिमाग ही चलता था। बहुत सोचा भी कि क्या नाम रखूँ, तो लेकिन कुछ सूझा नहीं। सो आई यूज टू मेक स्टोरीज इन माई हेड, सॉरी बेसिकली। तो बस बनाता गया स्टोरीज, और स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग ऐप लिखता था, अपने आप से स्टोरीज बना के उसको लिखता रहता था। और तो लेखक से बेटर कुछ सूझा नहीं, तो लेखक ही रख लिया, ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। एंड आपको ये चीज़ कब फील हुई कि यू शुड बी अ सिंगर एंड अ राइटर बोथ? बिकॉज यू राइट फॉर योरसेल्फ आई गेस। या टोटली ऐसा फीलिंग नहीं थी, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही म्यूज़िक के साथ इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा। मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं तो 10% भी नहीं हूँ। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जगजीत साहब, मोहम्मद रफ़ी, पुराने गाने। और तो बचपन से ही के सुन के बड़ा हुआ, फिर वो ना था ब्लड में ही। और माई ग्रेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ राइटर, तो ये मुझे भी बहुत बाद में पता चला। तो वो शायद ब्लड में ही था, और एक अजीब सी चीज़ थी कि ये बस लाइफ में आया। और आई यूज्ड टू बी अ लोफर इन स्कूल लाइफ। तो मैं हर चीज़ करता था, और स्पोर्ट्स खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, सारे लगभग सारे स्पोर्ट्स खेले और अच्छा खेलता था। लेकिन मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया बीच में ही, पता नहीं, मतलब मेरा मन उतर जाता था या कुछ भी, ऐसे ही इधर उधर इधर उधर मन में चलता रहता था मेरा। लेकिन म्यूज़िक ऐसा रहा कि वो आया और कभी छूटा ही नहीं, मतलब गेमिंग लाइक नो उसकी आदत लग गई, लत लग गई। तो बस वैसे ही चलता रहा, और फिर करते करते उसमें इंटरेस्ट अपना बिल्ड हो गया कि लगा कि यही करना है। तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई बचपन से ही कि यही बनना है या ऐसे ही करना है, वो जस्ट इवेंचुअली इट हैपेंड। इट हैपेंड। ओके, सो आप स्कूल में कैसे थे भाई? स्टूडियस थे कि शरारती बच्चा जिसे कहते हैं? रैन वाला लोफर था स्कूल में। 9 तक बहुत लोफर टाइप लड़का था मैं, लड़ाई झगड़ा और ये सब। लड़ाई? नहीं, लड़कों को लड़ाई करने में क्या मजा आता है, इसके बाद बताओ। मतलब लड़ाई करने में ऐसे कोई मज़ा नहीं आता है, बट ये हर लड़के की लाइफ में एक फेज़ होता है, और ये ज़रूरी भी होता है। ज़रूरी एज़ इन ये होता है कि बहुत चीज़ समझ आती है कि इन सब चीज़ों में क्या नहीं रखा है। प्लस लाइफ के टूवर्ड्स, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि करनी चाहिए, ऐसे कोई वो नहीं कर रहा, इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बट जब आप ऐसी चीज़ें करते हो, ऊट-पटांग हरकतें करते हो, तो आप ऊट-पटांग चीज़ों की वज़ह से फँसते भी बहुत हो। नहीं तो प्रॉब्लम्स में फँसते हो, तो आपको चीज़ें समझ आती है, सबक मिलते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा शेर है जॉन एलिया साहब का, कि हर सबक को एक हादसा ज़रूरी है। तो वो वाली बात है कि जब चीज़ ऐसे ही बीतते-बीतते, जूझते-जूझते चीज़ें समझ आनी लगती है, और मोस्टली लड़के ऐसे ही मैच्योर होते हैं करते-करते, और एक एज आ जाती है जब हर लड़का कहता है कि कुछ नहीं रखा लड़ाई। तो फिर वही बस वही बातें हैं, पड़ जाते हो आप इन चीज़ों में। कुछ दोस्ती होती है, कुछ दोस्त हो जाते हैं, इन्हें दोस्त को वैसे बोल दिया, वहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत होती है। मैं कुछ ज़्यादा हद तक चला गया था। दोस्ती यारी इन्फ्लुएंस करती है सबसे पहले इन चीज़ों के लिए कि
कभी ना कभी तो वही आता है कि किसी से तू है, मैं वही बहस हो गई कि मेरे दोस्त को लसा बन दिया, और फिर दोस्त की लड़ाई मतलब अपनी लड़ाई होती है वो ये बहुत देखा मैंने कि मेरे भाई को किसी ने कुछ कहा तो गया। मतलब हाँ मतलब होता ही है चीज़ की, चाहे पिटे लेकिन साथ पिटेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आना होता। वो ब्रो कोड वाली बात है, या वैसे नहीं जा सकते भाई, ये अब हो गई बात तो हो रही। तो बस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा हद तक चला जा रहा, बट टाइम रहते मेरे को आ गई समझ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो बस फिर। एंड व्हाट डू यू थिंक कि सबसे ज़्यादा मैच्योर जल्दी कौन होता है, एक लड़का होता है या एक लड़की? लड़कियों में कुछ चीज़ों को लेके शुरू से समझ होती है, ठीक है। मैच्योर होने का ऐसा कुछ वो ही है मेरे मुताबिक, ऐसे इट्स ऑल की भाई हालात क्या है इसके, राइट्स। तो लड़कियां को नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियों को कुछ चीज़ों की समझ होती है, वो क्लियर होती है अपने माइंड में। लड़के थोड़ा मैनिपुलेट होते हैं उधर उधर इधर उधर, किन चीज़ों से मैनिपुलेट हो? किसी भी चीज़ से। लड़कियां फॉर एग्जांपल मतलब नो ऑफेंस देखो कि भाई अब पता है कि दोस्त की लड़ाई में जाके कोई फायदा नहीं है, पिट सकते हैं, तो एक इसके लड़की नहीं आएगी, राइट नहीं राइट। लड़का नहीं सोचता हाँ चल ठीक है बेकी आएगी चलो। तो वो वाली चीज़ें कुछ मैनिपुलेट कर हो जाते हैं लड़के की मतलब, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बाय टाइम लड़कों को जो समझ आती है ज़िंदगी में, वो उस चीज़ को पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखते हैं। क्या है, लड़कियां दिल के मामले में और चीज़ों को लेके जब रोना धोना मच जाता है या कुछ हो जाता है, तो एक वहाँ मैनिपुलेट हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, पता भी होगा तो भी कुछ होते हैं लोग जो करते हैं नोइंगली, बट कुछ ये भी होता है नॉट नोइंगली जो करते हैं कुछ चीज़ें, तो इसके वो वाली चीज़ है। बट लड़के समझाते भी हैं, तो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा मैच्योर लड़कों के समझता हूँ। बट व्हाट आई सी राइट नाउ विच इज़ कि यू थिंक कि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, मतलब ये चीज़ क्यों आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं जस्ट बिकॉज वो मतलब लड़ाई में नहीं ऐसे इस बार यार रोड़े एग्जाम्पल था कि लड़ाई में ऑब्वियसली ऐसे मर्जी है अपनी जाओ ना जाओ, लेकिन वो एक एग्जाम्पल था। प्रैक्टिकल हर चीज़ को लेके ही है लड़कियां, कि शुरू से क्लियर है क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक पहली चीज़। दूसरा चाहे लाइफ पार्टनर चुनने की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो, क्लियर है अपने माइंड में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लड़कों का नहीं है, लड़कों का बहुत सिंपल है कि हाँ अगर वाइब कनेक्ट हो गई या कुछ भी ऐसा एक चीज़ फील हो जाए जो नॉर्मली यूजुअली पीपल लोगों के साथ नहीं फील होती, तो वो बस वो मान लेते हैं कि यही है भाई। वो वाली चीज़ है। प्रैक्टिकलिटी उस चीज़ों में भी होती है कि अपने काम को लेके लड़कियां होती हैं, बट जब लड़कों पे जिम्मेदारी आ जाए तो फिर उससे आगे उनके लिए भी कुछ नहीं जाता, वो तो फिर है ही। ओके। सो लेखक हम सब आपका ये नाम जानते हैं कि आपका नाम लेखक है, बट आपका रियल नेम क्या है? ऑडियंस ये जानना चाहती है। ये एक बात है जब किसी को नहीं बताया बताई बहुत। आप तो बताना पड़ेगा। हाँ विकीपीडिया में भी गलत है, लेकिन मेरा रियल नेम है निर्भय, मेरे के साइकिल उस माय फुल नेम। ओके। एंड इस नाम को मतलब निर्भय का मतलब होता है निडर। आपको हाँ ये तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ मतलब काइंड ऑफ हूँ। ओके गाइस, आप लोग अब इनका नाम पता चल गया है, ठीक है। लेकिन आप अपनी मुझे जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, लाइक आप इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुए? So I started writing. I lost someone very close to me in 2016. ओके। कभी So जिनको मैंने खोया वो लिखती ही, ऐसी मतलब चीज मेरी फैमिली फ्रेंड थी, और मेरी इकलौती फ्रेंड थी उस टाइम पे, मतलब बचपन से लेकर, मैंने जैसे बताया कि मैं लोफर था, तो मेरे लड़के दोस्त थे, बट वो भी स्कूल तक ही रहते हैं, घर आने के बाद आप वही हो अकेले हो। मेरा इतना नेबरहुड में तब तक में नहीं निकलता था, और मेरे दोस्त यार नहीं थे, तो एक फैमिली फ्रेंड थी वो बहुत क्लोज थी। कभी सो मैंने आज तक उससे ज़्यादा ऐसी चीज मैच्योर लड़की नहीं देखी, मतलब 12-13 साल की एज में शी यूज्ड टू रीड जर्नलिया साहब, ऐसी चीज और कभी शायरियाँ पढ़ना उसको बहुत पसंद था। तो व्हेन आई लॉस्ट हर, तो
उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होते थे, पेरेंट्स के फ़ोन चलाते थे और ये सब, तो कुछ एज़ सच मेमोरीज़ नहीं थी। और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं उसकी फैमिली से भी बाद में टच में नहीं रह पाया, तो मेरे पास कुछ याद करने वो था ही नहीं कि मैं याद कैसे रखूं। और धीरे धीरे याद डल जाती है, फेड हो जाता है सब कुछ, धीरे 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 लाइफ चलती रहती है। राइट। तो लेकिन मेरे को भूलना नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। और जस्ट 2 दिन बाद ही उसके जाने के मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई थी और मैं उनसे भी बहुत क्लोज था। तो वो एक ही महीना मेरे लिए बहुत अजीब किस्म का था। तो मैंने लिखना शुरू किया कभी उसको, मतलब कि यार उसे पसंद था। मेरे पास एक डायरी थी जिसमें वो अपना डेली नोट्स वगैरह या डायरी लिखा करती थी, तो मैंने उसमें ही लिखना शुरू कर दिया। पहले डायरी लिखना शुरू किया कि करते हैं, मेरा पढ़ाई से इतना कोई अच्छा ना था, था नहीं, मतलब एवरेज स्टूडेंट था, पास हो जाता था, फेल नहीं होता था, कोई वो नहीं थी खास कि अच्छे नंबर आ रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो लिखना शुरू किया, शायरी पे आया, बहुत गंदी शायरियाँ लिखी पहले पहले। फिर लिखता लिखता रैप से इंट्रोड्यूस हुआ। सो मैंने पहला रैप सॉन्ग यूँ सुना था, वो निप्सी असल का एक गाना था, मेरे को अब गाना नहीं याद, बट निप्सी का मैंने गाना सुना था। कभी उससे मैं रैप से इंट्रोड्यूस हुआ, ये कूल लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कर रहे हैं गोरे काले कर हैं। बाहर था, कूल था, इंग्लिश यूजुअली बोलते नहीं थे हमारी इतने उस टाइम पे, और इतनी आती ही नहीं थी जो क्या बोलूँ। तो गाने लर्न करना शुरू किया और फिर वैसे ही नॉर्मली आता था क्लासरूम में। तो वहाँ से फिर हिंदी रैप सुना पहला कि यार ये तो जमुना पार। ओके। तो वो उसने मुझे हिला दिया क्योंकि उस टाइम मैं जो लाइफ जी रहा था, जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा गलत संगति में रहा, तो जमुना पार इज़ ऑल अबाउट यही सारी चीज़ें, अब ये सब मैंने वो गाना सुना तो मैं फ्लिप हो गया कि यार ये क्या बातें हैं, ये सब तो मैं जी रहा हूँ। तो मैंने कहा यार हिंदी में भी रैप होता है तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। फिर करता 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 ही गया। फिर उसके बाद रागा भाई मिल गए, सब होता ही चला गया, मतलब वो ऐसा था वो कि लॉर्ड्स कनेक्ट होते ही गए, मतलब यही था कि यही लिखा था, यही मोनो था, और इसके अलावा मुझे नहीं पता अभी तक तो कुछ होगा, अब मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं इसके अलावा। ओके। अही गलत संगति का मतलब थोड़ा सा बताए, कैसी गलत संगति मतलब ये था कि मैं हमेशा, मतलब ये एक मेरे लिए ब्लेसिंग भी रही है, मैं इस चीज़ को कभी ऐसे नहीं देखता, मैं हमेशा अपनी से बड़ी एज के लोगों के बीच रहा हूँ। मेरे दोस्त हमेशा मेरे से बड़ी एज के रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी मैच्योर हो गया। तो मेरी मम्मी मेरे को जब मेरे कम नंबर आते थे एग्ज़ाम्स में तो कहती नहीं कि ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकती ये वो। तो मैं डरता था उस बात से क्योंकि मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे कि यार ये तो सही में निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे। तो मैं उन दोस्तों को देखता था या उन लोगों को देखता था कि यार 23-23 24-24 साल की उम्र हो गई, कुछ है ही नहीं, ना पढ़ाई ढंग से की, ना काम है, आगे या लाइफ का कुछ नहीं पता, बस बीत रही है लाइफ, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, पता नहीं है क्या करना है। तो मेरे को वो चीज़, क्योंकि उस टाइम पे आपको इतनी सेंस भी नहीं होती, आपको बस एक वाइडर पर्सपेक्टिव पता होता है कि आगे जाके यही शादी वादी होगी, ये है, क्या करेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बता रहा है, मैंने भाई ये तो मैं शादी नहीं, बस मैंने कहा ये नहीं, शादी नहीं कि भाई शादी कर लेंगे पालेंगे ऐसे, ओके। तामीर इतना करती है और शादी भी नहीं करी तो घर वालों को तो देखना है, हम सब अपने अम्मी पापा के लिए तो कुछ करेंगे, तो ये तो भाई बेकार है, अगर इनके साथ रहे तो ऐसे ही होएगा। तो वहाँ से वो चीज़ हिट हुई मेरे को। और फिर मेरी लाइफ में, मतलब मेरा म्यूज़िक इतना एक्सपोज नहीं था, वो मैंने इतना कोई म्यूज़िक ऐसे निकाला भी नहीं था एज सच, मैं कर रहा था बस अपनी क्राफ्ट पे काम कर रहा था क्योंकि मेरे को एक बहुत पता अच्छे इंसान ने, मतलब अच्छा इंसान तो मतलब ठीक है, बट बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी कि हम इस इंडस्ट्री में ना टैग्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई भी टैग लग गया ना आपने जल्दबाजी में, अब आज क्या है कि रैप बहुत, हिप हॉप इज द बिगेस्ट जॉनरा इन इंडिया राइट नाउ, पता है, और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है। तो हर दूसरा बच्चा या हर दूसरा इंसान सोच रहा है कि यार रैप कर लेता हूँ, बहुत पैसा है, बट लेकिन बहुत मेहनत है।
और बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है अपनी क्राफ्ट को उस लेवल तक लाने के लिए कि आप एटलीस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स तो आप पता। ये बहुत मेरे को एक फुद्दू बात लगती है कि जो लोग कहते हैं कि आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को किसी से। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को किसी से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसा कर रहे हो या क्या कर रहे हो। बीत तो आप सिर्फ बिलीव रख रहे हो अपने आप पे कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, बट वो चीज़ ईगो में भी बदल जाती है कि मैं तो अच्छा करता हूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। तो अगर कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है आपको तो आपको लेनी चाहिए, एटलीस्ट खुद तो रखो। बट ऑन अ सेम हैंड देखो, जैसा भी आपने कहा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, आजकल के टाइम पे जो मैं देख रही हूँ विच इज़ कि इतना ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि द अदर पार्टी इज गेटिंग स्क्रैच्ड ब्रेस्ट। ये कंपैरिजन इज एक्चुअली किलिंग समवन्स लाइफ। सो इज इट राइट? यार मेरे को यार और एक कहानी है, मेरे को मतलब ये तो घर वाली बातें जो नहीं, मैं नॉर्मली अगर नॉर्मली आन देखो पे ना, मैं हंसलता रहा ना, तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। हमारी क्रिएटिव हेड थी, उनका नाम था रितिका। मेरे फ़ोन में अभी भी उनका नाम रितिका मैन एंजल विद रेड हार्ट है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी क्योंकि हम सब डिफरेंट रीजंस की वजह से ना थोड़ा लो हो गए थे कुछ पीरियड हसल में। तो उन्होंने एक बात समझाई कि कट द नॉइस, कि दुनिया कहाँ कंपेयर कर रही है, क्या बोल रही है, यहाँ तक पहुँच गए हो ना। 1 करोड़ आर्टिस्ट है इंडिया के अंदर जिसमें से तुम 20 पहुँचे हो, तो कुछ तो बात है तुम में। तो बात तो राइट। तो अगर यहाँ पे आगे कोई तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है ना, जब तुम्हारा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है, तो कट द नॉइस। मैं सिर्फ कंपेयर करने को बोल रहा हूँ, वो भी इसलिए कि आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पता चले कि मार्केट में किस हद तक एक आर्ट आ चुकी है, कोई कितना क्रिएटिव हो चुका है। आप उसको तो मैच करोगे ना। अगर आपको वो इनकी 1 करोड़ आर्टिस्ट है निशा, आप कैसे उस लूप में अपनी जगह बनाओगे। आपको कोई ना कोई लूप होल तो ढूंढना पड़ेगा ना, और वो एक अच्छे गाने से ही आएगा कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं, या कितना बढ़िया। मास्टरपीस तो आपको क्रिएट करना पड़े नहीं, और ऑब्वियस है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप कितने मर्जी गाने डालते रहो। तो यही तो सिर्फ उसी रीज़न की वजह से आप अपने आप को कंपेयर करो कि एटलीस्ट आपको पता चले कि आप खड़े कहाँ हो रहे हो। हाँ, वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि हाँ भाई, वो जैसे आपने बोला कि है आज की डेट में कि इतना ज़्यादा कंपेयर कर देते हैं कि लोगों का करियर भी ख़राब होने की स्टेज पे आ जाता है। बट वो चीज़ गलत है, इतना नहीं करना चाहिए। यही रहना चाहिए। टॉक्सिसिटी पे है। इंडस्ट्री लेवल की ही मैंने देखा है आज ज़्यादा कि दे जस्ट स्टार्ट पुटिंग द अदर पर्सन डाउन। नो, ये अपने लेवल पे बहुत अच्छा है एंड द अदर पर्सन अपने लेवल पे बहुत अच्छा है। सो आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, आपके पुश दैट पर्सन की ठीक है करो। यार रूल है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं बहुत फैक्ट बात बोल रहा हूँ, ये एक रूल है, इसे आप नहीं चेंज कर सकते। आप कितना मर्जी किसी से भी लड़ लो, कितना इंडस्ट्री के बिल्कुल दूसरे साइड पे जाके खड़े हो जाओ कि तुम सब एक साइड और मैं एक साइड, कितना मर्जी करेज रख लो, बट ये चीज़ चेंज नहीं होगी। तो बहुत पहले, मतलब ये तो एग्जाम्पल सबने सुने हैं कि सेकंड आने वाले को कोई याद नहीं रखता है, विच इज़ वेरी ट्रू। अगर मुझे कोई कह रहा है कि मैं इंडी बेस्ट आर्टिस्ट थी, तो अगर कोई दूसरा बंदा इंडी है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको कंपेयर मुझसे ही करा जाएगा, उसकी उसमें गलती नहीं है, वो टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट में है, उसको आप हटा नहीं सकते। उसको अपनी आर्ट पे काम करना पड़ेगा, मुझे हटाने के लिए या मुझसे आगे निकलने के लिए। वो आपकी मेहनत है कि आपको टॉप पे आना पड़ेगा, तभी तो टॉप पे आने की इतनी रेस है। ऐसे थोड़ी है टॉप पे आने की रेस, जब आप टॉप पे आ जाते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। राइट, एंड ये रेस हमेशा बदलती ये बदलती है। आज आप ऊपर हो तो कल कोई और। एंड लेखक, आपका हसल में जर्नी कैसी थी? अभी आपने हसल की बात करी है, सो आई एम आस्किंग, हसल में आपकी जर्नी कैसी थी? बहुत अच्छी जर्नी नहीं, बहुत ही अच्छी। मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम, मतलब मैंने हसल के लिए मैंने 2-3 साल मतलब इतना मैनिफेस्ट करा है, मतलब रात रात को ना सोना। मतलब ये एक आर्टिस्ट की यूजुअल लाइफ है, रात को ना सोना, स्टूडियो में बंद रहना। ये मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है जो मैं गिनवाऊँ, ये हर आर्टिस्ट करवाए। वो जो फीलिंग होती है ना कि बस कुड़ता है ना अंदर अंदर, यार मेरा दिन आ जाए, एक बार मेरा दिन आ जाए, तो वो
मैंने इतना मैनिफेस्ट करा है ना कि वो जब आया, और मेरी लाइफ का एक वो ऐसा फेज़ है जिससे मैं कभी नहीं रुकूंगा। मतलब जब डेथ बेड पे भी होऊंगा ना, तो मुझे पता है कि वो जो 7 मिनट चलता है ना दिमाग में के बाद, जब आप बेस्ट मोमेंट्स अपनी लाइफ के मेमोराइज कर रहे हो, तो वो आएगा उसमें। ठीक है, ये तो हमें पता है कि लव हसल अल्लाह, बट खुद से हसल का इनसाइट थोड़ा सा जानना है, विच इज क्या पॉलिटिक्स होता है ये हसल में या किसी और रियलिटी शोज में? यार देखिए, व्हाट आई बिलीव होता होगा, we'll see the beauty and the glamorous thing, बट अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? यार मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हसन हसन, बट इन रियलिटी शो आई थिंक सो कि फेवरेटिज्म शायद होता है। ओके, होता है। आपके साथ हुए? हाँ, मतलब मैं फेवरेट था, फेवरेट थे, मैं फेवरेट था, कुछ लोगों का नहीं था। तो ऐसा होता है, मतलब ना ये मतलब आई टॉक अबाउट बॉम्बे, कि बॉम्बे कैसे काम करता है। कुछ बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे, वो मेरी ऑडियंस मोस्टली बडिंग आर्टिस्ट है। तो जो और बहुत सारे लोग वो होते हैं कि मतलब एक बार बॉम्बे चला जाऊं, अब उसको दिखाई ऐसे ही है ना, बॉलीवुड एंड ऑल वो सारी चीज़ें, कि भाई सपनों का शहर है, सपने पूरे होते हैं वहाँ पे। बॉम्बे में कोई आपका नहीं है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, हर कोई काम कर रहा है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। वहाँ पे हर कोई इंसान काम करने के लिए आया है, और वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे हर कोई काम कर रहा है, आप वहाँ पे निकलोगे तो रोड पे जाते हुए भी अगर दो आंटियाँ भी बात कर रही हैं तो वो भी अपने काम पे जा रही हैं, बीच में उनकी बस का टाइम है जो वो बात कर रही है, कि 2 मिनट बाद उनकी बस आई है अपने अपने काम पे। ऐसी है बॉम्बे की लाइफ। तो वहाँ पे ये है कि कोई वो नहीं है, अगर कोई इंसान किसी से गलता है, कोई इंसान किसी से गलता है, आप किसी के फेवरेट हो और किसी को वो इंसान नहीं पसंद, तो आप उसकी नज़रों में सटक गए। बट ऐसा क्यों है? क्यों? रीजन? ये बस वो रीज़न होगा, ऐसा रीज़न नहीं है, ये बस रेस है, मैं कहता रहा हूँ रेस है। तो रेस में आप किसी भी गलत टैलेंट को आगे थोड़ी ना बढ़ा दोगे। यार गलत टैलेंट को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है, बट वो चीज़ अब मैं उसको कैसे क्यों मेरा शुगर कोट कर दो? शुगर कोट नहीं कर रहा, मतलब होता है, मैंने तो साफ बोला कि फेवरेटिज्म होता है, वो होते सब कुछ अलाइंड होती है। अब मैं चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 20 आर्टिस्ट हैं, ठीक। सुबह 6 बजे आपको बुलाया गया सेट पे, आप 6 बजे उठते हो और 7 बजे आपकी बस आ जाती है। सब 20 के 20 आर्टिस्ट बैठ के जाते हैं सेट पे। 8 बजे आप सेट पे चले जाते हो, आपका हेयर एंड मेकअप 12 बजे तक ऑल डन। 1 बजे आपका लंच, चलो जी लंच हो गया। शाम को 5 बजे या 4 बजे शूट शुरू होगा। 20 आर्टिस्ट है, कुछ जजेस अपना टाइम लेंगे, स्क्वाड बॉसेस अपने टाइम पे आएंगे, होस्ट अपने टाइम पे आएगा। 5 बजे से शूट शुरू होता 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 अगले दिन ही तक खिंच जाता है, और आप वहीं पे हो, ग्रीन रूम में बैठे रहना है। एनजाइटी, प्रेशर, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हर 2 मिनट में वॉशरूम जाओ। तो समझ रहे हो, वो प्रेशर है, और आपके पास एक ही काम है, तो कुछ ओवर प्रैक्टिस करने से भी बहुत फॉल्ट आते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि क्रिएटिव माइंड ऐसा होता है कि जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेते हो या मेमोराइज कर लेते हो, तो आपके माइंड को आदत है क्रिएशन की, वो उस चीज़ से बोर हो जाएगा, और जब आप परफॉर्मेंस पे जाओगे ना, तो आप भूल जाओगे कि ओरिजिनल कॉम्पोजिशन क्या थी। आपका माइंड कुछ नया क्रिएट करने हो जाएगा, जो कि उस मोमेंट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें होती है। अब उस प्रेशर में आर्टिस्ट के पास तो कुछ काम नहीं है ना, आप सोच सकते हो ग्रीन रूम में प्रेशर ही प्रेशर है। अगर एक गया है, उसका नहीं हुआ अच्छा, उस चीज़ का प्रेशर, यार मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। तो एक गया, 2 गया, 3 गया, अब वो चैनल के हाथ में है कि पोजिशनिंग क्या है। ओके। फेवरेट्स टॉप 5 में, पहले 5 में चले जाएंगे। उसके बाद थी है मीडियोकर्स। मीडियोकर्स इन द सेंस कि जिनकी ना खराब है, जिनकी ना अच्छी है, उनको छठे 7वें 10वें 15 तक बेच दिया। फिर जो लीस्ट फेवरेट है ना, वो उनको जो 18 19 20 नंबर पे। और आप सोचो, आप 8 बजे से बैठे हो और आपका अगली सुबह 6 बजे कुछ चांस आ रहा है। थैंक गॉड। उस दिन तो स्क्वाड बॉसेस अपना जा रहे हैं, खा रहे हैं,
चिल कर रहे हैं, अपने टाइम पे आ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, नहीं है मन, शूट रुकवा दिया। ऐसा नहीं है कि ये कर देते हैं कि शूट रुकवा दिया, मैं ये नहीं बोल रहा कि शूट, वो भी अपना पूरा टाइम लगाते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे का शूट खींचता है, बट दैट्स हाउ बॉम्बे बुक्स। तो इतना ये वाला फेवरेटिज्म होता है। और वही जितना मैंने बताया कि कोई किसी की आंखों में खटक गया तो खटक गया। कभी ऐसा हुआ है दैट यू आर जस्ट फॉर योर चांस और आपकी चांस ना आए हो? किस सेंस में? किसी भी सेंस में, परफॉर्मेंस के सेंस में, या जब भी आप हसल में गए थे उस सेंस में कि आप इंतजार कर रहे हो कि यू हैव दैट मास्टरपीस। ये तो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी भर हुआ है मेरे साथ कि हाँ, एक मोमेंट और फिर कोई आ जाता है बीच में कि यार इसका नहीं मिलना चाहिए। मतलब होता है ऐसे, सबके साथ होता है, कोई ऐसे खास बात। बट व्हाई डू यू फील सो कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है? डोंट यू फील दैट यू आर फॉर्चुनेट इनफ? यू आर, बट लेट मी टेल यू, यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ। यार देखो, ये ना बात होती है बोलने की कि फॉर्चुनेट है ना फॉर्चुनेट है कुछ। कोई भी, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट कुछ कुछ छोड़ के, कुछ कुछ छोड़ के, तो मैं किसी को भी फॉर्चुनेट नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या आप मुझसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो मेरी कितनी साल की असल है ना, वो यहाँ किसी को नहीं पता। और मैंने क्या जोला है, या कितनी रातें मैं नहीं सोया, मैंने कैसे निकाला टाइम, मेरे क्या ट्रॉमा रहे, मैंने कौन सा दिन कैसे बिताया, वो किसी को नहीं पता। तेरी कोई, मतलब मैं ऑफेंसिव नहीं ले रहा हूँ कि फॉर्चुनेट ऐसे, बट सिर्फ बता रहा हूँ कि फॉर्चुनेट तो वो होते हैं इस इंडस्ट्री में, मेरे लिए कोई नहीं है। कोई किसी ना किसी, मेरे को भी ऐसा लगता था। मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि कोई आपसे ऊपर है और आप उसी जगह या उसी इंडस्ट्री में, उसी लाइन में आगे जाना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे ही बैठा हुआ है ऊपर, या ऐसे ही उसके नंबर्स है, आप उससे बेटर हो, आपको पता है, और लोग भी मानते हैं, बट जस्ट उसके ज़्यादा नंबर है, तो कभी ऐसा मत सोचना कि वो बंदा ऐसे ही बैठा, उसका लक चल गया। जब आप उससे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसी एक ऐसी चीज़ में बेटर था आपसे जिसमें आप नहीं थे। और ये मैंने लाइफ में अपनी देखा है, मैंने ये चीज़ विटनेस करी है, और मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि कोई भी किसी भी जगह ऐसे ही नहीं आगे बैठ जाता। कुछ की किस्मत बिल्कुल चलती है, वो 1% चांस होता है, बट 99% लोग किसी एक चीज़ की वजह से होता है जो वो बेटर होते हैं आपसे, बस इतना है। और मैं कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, मुझसे कुछ लोग बेटर रहे हैं जिन्होंने करा है चीज़ें। मैं कभी, जब नहीं था बेटर तब मेरे से नहीं हुई, जब मैं उन चीज़ों को सीख के आया तो मेरा भी नंबर आ गया। ओके, आपका ना हसल में सबसे फेवरेट मेंटोर अगर हम कहें तो कौन था? रितिका मैम। ओके, अभी आनंद ने मुझे बताया। एंड इन्हें हसल का ऑडिशन, जैसे बहुत लोग चाहते होंगे कि वो हसल तक पहुंच पाए, तो उनको आप अगर बताना, आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ऑडिशंस के लिए? प्रॉपर एजेंसी होती है, हायर एजेंसी होती है, जो जिसका काम यही होता है कि आर्टिस्ट जो मिल के जाए, ठीक है। तो वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। और जैसे मान लो कि मेरे किसी दोस्त को आया और उससे पूछा गया कि आप असल में इंटरेस्टेड हो और ये वो, उसने बोला हाँ ठीक है मैं फिर, तो उससे भी पूछा जाता है कि आपके कोई दोस्त आर्टिस्ट फ्रेंड है जिसको आप रेफर करना चाहते हो। तो ऐसे लोग रेफर करते हैं और लोगों तक पहुंच जाती रहती है, क्योंकि उनके लिए तो बेटर ही है, जितने ज़्यादा आर्टिस्ट उतनी ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी है, दस टैलेंट रूम है। राइट। तो ऐसे प्रोसेस चलता है, और उसके बाद ये पहले ही मंगवा लेते हैं आपसे कि दोस्त कुछ डेमो वीडियोस चाहिए होती है। आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर अपना ट्रैक क्रिएट करके भेजना है, रॉ ट्रैक, बिल्कुल बीट के ऊपर गाना है, यू हैव टू परफॉर्म ओके। 6 से बिल्कुल। और बस मेक श्योर करना है, कुछ लोगों के पास अपने इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों का टैलेंट ऐसा होता है कि बेकार से कैमरा पे भी वो ऐसा टैलेंट दिखा देते हैं और तुम लोग हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें, ऐसे ऑडिशन प्रोसेस होता है। फिर जब ऑफिशियली अनाउंस होता है तो जियो सिनेमा पे भी एंट्रीज चलती है, हमारे वहाँ से भी कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बट वो चीज़ इतनी ज़्यादा वाइड होती है कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार एंट्रीज आ रही है, उसमें से एक बारी में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, कुछ को बैक एंड पे रख लिया जाता है, बैकअप पे रख लिया ना, फिर चलता रह जाता। ऑब्वियसली वुमन है, बंदा वही मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो जियो सिनेमा से इतने लोग नहीं निकल के आते हैं।
ये एंट्री प्रोसेस जो होता है वो पहले से ही हो जाता है। और कुछ लोगों को जो बेसिकली ट्रैपर सीएंगे उनको पहले ही कॉल किया जाता है और कुछ को सीधा इंटरव्यू बुला दिया जाता है, विच इज़ फाइन। हाँ, मेरे को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जिस बंदे ने भाई जितनी असल करी है इंडस्ट्री को दी है वो एटलीस्ट ये तो डिजर्व करता ही है कि वो ऐसे चला रहा है। तो यही होता है प्रोसेस। इसके बाद अगर आप फिर PIN आउट भी होता है, स्टेट टू स्टेट जाके 3-4 स्टेट्स में होता है, जैसे दिल्ली होता है, मुंबई होता है, कोलकाता होता है, और 3 ही होता है। ओके, तो इन जगहों पे PI राउंड्स होते हैं, 2 दिन का होता है, और 2 दिन शॉर्ट लिस्टेड रिटन टेस्टिंग्स को बुलाया जाता है, और फिर आपका PI राउंड होता है। पहले L1 होता है, आप L1 क्लियर कर लोगे तो आप L2 में जाओगे। L2 में सब होते हैं जो आपको सेक्स पे लिखेंगे, ओके, सब म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर सब होते हैं। तो सब लोग आपको जज करेंगे उस मोमेंट पे, और आपको एक रूम के अंदर परफॉर्म करना है अपने बेस्ट तरीके से, जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म आपने बात ही दे दिया तो आपने खेल दिया। फिर आपको तो मेरे ऑडिशन में मैं बताता हूँ, मेरा L1 हुआ तो मैं सेम ऐसे ही हुआ। देखो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 8 बजे गया, 8 बजे की कॉल टाइम हुई है, और बैठे रहो, पहले फॉर्म भरवाते, ठीक है, पूरा फॉर्म होता है अच्छा सा पेपर तो पेपर भरना होता है कि भाई बेस्ट वर्ड्स लिखो अपने, और अपने बारे में बताओ क्यों असल में आता है, और ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद आपको एक स्लॉट दिया जाता है कि आपका ये है ऑडिशन नंबर, फिर आप L1 में जाते हो। तो मैं 8 बजे का किया और मेरे शाम को फिर 5 बजे नंबर आया, और मैं L1 गया। मैंने L1 में एक ही गाना परफॉर्म किया, और L1 से मैं क्लियर हो गया कि ग्रेड जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक है। फिर और ऐसा करा था मैंने, था मेरा एक गाना, मैंने पागल में हुल करा था। ओके, नहीं TCD में एक गाना है पागल में तो मैंने वो करा था, और एक गाना शायद और करा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने 2 गाने करे थे ना। फिर मैं L2 गया, तो L2 में मेरे साथ ऐसे जैसे आप कह रहे थे ना कि चांस ले रहा है कोई, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा पहले शायद 10th नंबर था। ओके, तो मेरे बच्चे लोग होते हैं, लगभग कितने होते होंगे, 40-50 पूरे। ओके, नहीं तो 250-300 लोग आर्टिस्ट, लोग भी आर्टिस्ट आते हैं, 250-300 आर्टिस्ट आते हैं एक्टिव में, उसमें से मुश्किल से 30-40 L2 तक जाते हैं। तो मेरा 10 था, फिर मेरा 13th हुआ, फिर 15th हुआ, फिर 17th हुआ, और फिर मेरा 19th आया। तो मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और रात के बज गए 10:30। ओके, तो आप बैठे हुए हैं। मेरी किस्मत थी कि मैं कुछ लोगों को वहाँ पे जाता था, और मतलब मेरे प्रीवियस वर्क्स के थ्रू मतलब मैं जाता था, और मेरी अच्छी थी उनसे, तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा। नहीं तो आपको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, बट वो भी किस्मत है, मिल गई ऐसा होता है, दिस इज टू बी बिकनिंग मोड। तो अब मेरा 19th नंबर जब हुआ तो 10:30 बज गए, और तुम लोगों ने कहा कि लास्ट डे था दिल्ली ऑडिशंस का, कि अब हमारा हो गया है, उन सकते हैं जो भी लोग बच गए हैं उनको बोलो कि आप भाई आगे ऑडिशन। तो मेरी तो मैंने यार ये क्या है, मैंने मेरे मैनेजर को फोटो किया, गुस्सा नहीं आया गाली गाली जो भी, मतलब मैं उससे मैं तो वही गया, गॉड कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्या ही कर सकते हो। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया कि आई ऐसे हो गया है, ये हो गया है, बन गया, तो ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, फिर चल कोई बात नहीं, मतलब कि देंगे वो, मैं गया, मैं तो सही नहीं जा सकता, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने पकड़ लिया किसी को वहाँ पे जो टीम से था, और मैं तो गिड़गिड़ा गया, मतलब गिड़गिड़ाया भी गया कि सर प्लीज़ मेरा ऑडिशन ले लो, सुबह से बैठा हुआ हूँ, और प्लीज़ मेरा ऑडिशन ले लो, मैं मुंबई नहीं आ पाऊँगा, और ये है वो है। उसने बोला अच्छा ठीक है, तुमने कुछ खाया है? उसने देख लिया था कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सुबह से, कि ये डेड एंड है उस, और उन लोगों का तो मतलब सॉर्टेड होता है,
तो उन्होंने मेरे को एक पिज़्ज़ा की स्लाइस ला के दी, अब ये खा, मैंने अंदर वॉक करके आता हूँ। मेरा पता नहीं कैसे लग चला और वो लोग मान गए कि ठीक है ऑडिशन ले लो। मेरे से जस्ट 2 या 3 कंटेस्टेंट्स पहले उदय था, उदय पांडे। तो उदय गया, उदय से मेरी बिल्कुल भी कॉन्वो नहीं हुई। उदय इंट्रोवर्ट लड़का है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल चुपचाप रहता है और मैं बैठा रहा। वो गया और माने ऐसे आप सुनते हो कि अंदर क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या है, क्यूरियोसिटी तो होती है ये दूसरा आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, मैं बैठा रहूँ ये बैठा रहे क्या है। तो उदय गया, उदय के बाद हम शायद 4-5 लोग बचे थे। तो उदय ने कही कर दिया अंदर और हम सब लोग हो गए कि यार ये क्या हो गया, अब कैसे क्या करेंगे, इसने तो बाहर सेट किया है। लेकिन मैंने कहा चल ठीक है कोई बात। तो वो माने और मैं गया अंदर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 आई, अंदर बैठे 20-25 लोग, अंदर तो हो गई 70-80 गए ठीक है। और एक क्लासरूम ही है, वो स्कूल में होता है, तो एक बड़ा सा क्लासरूम है और वहाँ एक टेबल लगी है, उसके पीछे 20 लोग बैठे हुए हैं ऐसे सेमी सर्कल में। और आपको परफॉर्म करना है, आते ही माइक करा दिया, फटाफट परफॉर्म करो। एक गाना करा, ठीक है ठीक रिएक्शन। दूसरा गाना करा, ठीक रिएक्शन। तीसरा गाना करा, थोड़ा एक वो। चौथा गाना करा, ठीक रिएक्शन। 5वां गाना करा, ठीक है। 5वें गाने में वो लोग, 5वें गाने में मैंने उन सबको बैन कर दिया था बिल्कुल। इतने गाने गाने पड़ते हैं बैक टू बैक, 5 सॉन्ग्स, हाँ मैंने करे 5, उन्होंने मेरे को चांस दिया। मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत थी। तो 5 गाने मैंने बैक टू बैक परफॉर्म करे और सांस टूट जाती है, ऑब्वियसली हालत खराब हो जाती है। सुबह से बैठे हुए एनर्जी बिल्कुल थी नहीं, फिर भी मैंने करा और 5वें ट्रैक तक मैंने उन सबको किल कर दिया। बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन जो हेड थी वो मैंने मेरे 5वें ट्रैक के बाद हुआ कि ठीक है ये सब देखा हुआ है, मतलब बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बढ़िया है। बट कुछ मिसिंग है, मेरे शक्ल पे नहीं जा रहा। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तेरी शक्ल पे नहीं जा रहा। और मैं अपने 5 बेस्ट ट्रैक्स, मतलब मेरे को अपने म्यूज़िक के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट जॉनरास और वाइब्स। तो मेरे को जो पसंद आता है ना, मैंने वो नहीं करा। मेरा R&B पॉप थोड़ा ज़्यादा है, इंडी ज़्यादा है, मैंने वो नहीं करा था 5 गाना। ओके, तो फुल बैक टू बैक बैंगर्स 5 देने के बाद मैं कहा तेरी शक्ल पे नहीं जा रहा है। मैं बैठ गया, मतलब 2 मिनट बैठ, और ठीक है उन्होंने किस बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पास कुछ रोमांटिक है। मैं देख रहा हूँ उनको, मैं उस टाइम तक इतना बेडअप हो गया था 5 गाने के बाद तो आपको होता है ठीक है नहीं बता दो, और नेक्स्ट तक भी आए। मैं यूँ हो गया था सच में, मैं झूठ नहीं बोल। तो मैंने उनको साफ बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता रोमांटिक है, सैड है, ग्रीट है, पेन है, मैंने कहा ये मेरा है, आप सुन लो। हाँ, इसकी मेरे पास बीट नहीं है, पूरा ट्रैक है, मैं इसके ऊपर गा दूँगा आपके साथ साथ, आपको अच्छा लगे तो आप ये बता देना, नहीं लगे तो हाँ, मैं चला गया। मैंने साफ यही, मेरे को आज तक बहुत याद है, मैंने यही बोला, मैंने कहा ठीक है करो। मैंने कनेक्ट किया दोबारा फ़ोन और मैंने गुड बाय क्लीन किया। और मैंने गुड बाय क्लीन किया तो गुड बाय एक ऐसा गाना है कि आंखें बंद हो जाती है, दैट इज ट्रू एक्चुअली। मेरी तो हो जाती है। मैंने भी ये गाना बहुत दफ़ा सुना है, मतलब नेक्स्ट लेवल। आई गेस इस रूम में जितने लोग बैठे हैं सबने गुड बाय गाना सुना होगा। तो प्यार है, लेकिन मेरी हो गई आंखें बंद और मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। मेरी आंखें खुली है अपने आप, पूरे मैं देख रहा हूँ रूम की लाइट्स बंद है, 20 लोगों की फ्लैशेस ऑन, सब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और जो हेड थी वो रो रही हैं और मोस्टली लोग रो रहे हैं, मतलब। और साइड में एक स्लीपिंग गाय होता है, मतलब वो बस सिंगल बैठा हुआ है और वो देख रहा है, मतलब। और मैं उसको देख रहा हूँ, मेरी वहाँ नज़र ही नहीं जा रही, मैं उसको देख रहा हूँ सिर्फ, मैं बस देखता। तो तालियां बजी और मेरे को थोड़ा सा रिलीफ आया, मैंने इसे स्माइल दी और मैंने ऐसे पकड़ लिया
तो वो जो हेड थी वो आई उठ के और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया और अभी मेरे हाथ ऐसे छूने और फिर मेरे को बोला कि कुछ भी हो तेरा होता है नहीं होता, तू कभी लिखना मत छोड़ना। Oh my God. मेरा बिल्कुल आपने इतना कह दिया बहुत है मेरे लिए। मैंने उसके बाद कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा वेरी गुड, सबने मुझे ब्लेसिंग दी और तुला जाओ। मेरा ठीक है, मेरे को लगा कि नहीं है। Yeah. तो मैं बाहर निकला क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि थर्ड सीजन मेलोडिक की तरफ जाएगा या क्या जाएगा। मेरे को था कि ऑब्वियसली रैप शो है, मैं अपना रैप फैक्टर लेके गया, 5 गाने को कॉम करे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब देखा है, तेरी सूरज के नहीं जा रहा। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो क्या होता है, जब आप अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो ना तो एक मैम आएंगी और आपकी वो वीडियो वाइट बनती है। Okay. वो आपसे पूछेंगी, ये भी ऑब्वियसली आपको टीवी पे जाना है, हाँ पूरे नेशन के सामने हो गए तो आपने सेंस होनी चाहिए बात कैसे बात करते हो, क्या है क्या नहीं। तो जब वो आई ना तब मेरे हो गए तोते के मुझे मेरी दूसरे लोग को देखे थे, मैंने मेरी वीडियो वाइट ली, मैंने फुल फ्लेक्स में वीडियो वाइट ली, अपनी इतिहास तो हो गया। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर गया, मैंने अपने मैनेजर को फोन करा, हाँ जी भाई हो गया नहीं आओ फटाफट यार मुझे देखने आओ। मेरे को अभी भी याद है, मैंने 3 शोर मंगाए और हम सब में से किसी को नहीं पता था कि गुड बाय आपने 5 गानों के बाद का है। 5 गाना। Oh my God. और जैसे हमने सुना है वो लग नहीं रहा था कि 5 गानों के बाद है। नहीं ये तो ऑडिशन है जो तेरी और ओके, अब जो शो चला था उधर आपने फिर से गुड बाय गाया है। हाँ। ओके, तो गुड बाय मेरा रिलीज ट्रैक था पहले से, ठीक है। गुड बाय मैंने पहले ही रिलीज कर दिया था। तो क्योंकि मैंने जिसके लिए बनाया था उनकी बरसी थी और मुझे उसी पे निकालना था, तो मैंने निकाल दिया था पहले ही। तो गाना उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि आप यही गाना रखिए। मैंने कहा ठीक है फिर यही गाना करना है। तो फिर मैंने एक उसका न्यू वर्जन बनाया जो जो वायरल हुआ है कि अगर तू रोएगी और एंड ऑल। वो ओरिजिनल वर्जन में नहीं था, वो सब पोर्शन मैंने वहाँ पे ऐड किया। ओके, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ तो न्यू एलिमेंट होना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है फिर मैं एक वर्स ऐड कर। मैंने वो वहाँ पे किया। अगर अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आप गुड बाय गाना थोड़ा सा सुना सकते हो हम सबको? एवरीवन वुड लव। गाइस थोड़ा सा चेयर अप करो, सुनाओ प्लीज। लाइन तू कैसे जाऊँगा मैं तुझसे दूर बाबू, किसे बसाऊंगा मैं तुझको कि आखिरी पल तुझको चुप करा मैं तुझको होगी जरा सुनो ये बात तो कि याद होगी when on my amount to you love me तो आपको बता दो जो आपका नशा बाद में तुम्हारी बस काफी वफा। Oh my God, so good. लेखक आपकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब नेक्स्ट लेवल। वो टच करता है पता है हर एक पॉइंट हर एक इंसान का, कि अगर जो प्यार में ना भी हो वो भी प्यार में गिर जाएगा ये गाना सुनने के बाद। सो वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क विच इज़, आपने कहा है कि आप अपने गाने खुद से लिखते हो, जी तो आपने कभी गोस्ट राइटिंग करी है? इनिशियल डेज में आप करी है। एंड गोस्ट राइटिंग होती क्या है? गोस्ट राइटिंग बेसिकली ये होती है कि किसी के लिए लिरिक्स लिख के देना विदाउट हैविंग योर क्रेडिट्स जस्ट फॉर मनी। एंड ये जो आप विदाउट मनी और विदाउट क्रेडिट्स जस्ट फॉर मनी। जस्ट फॉर मनी। एंड ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने गाने दिए हैं लिख के एंड नोइंगली या अननोइंगली वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म या म्यूज़िक वीडियो या मूवीज़ में यूज़ हो गए हो? ये मेरे बहुत इनिशियल लेके हुआ था और इनिशियल डेज में हुआ था। तो जब मैंने रैप शुरू ही किया था लिखना, तो मैं एक इंसान से कनेक्ट हुआ विच वाज अ वेरी बिग नेम इन द बॉलीवुड ओके। उस टाइम पर। और तो तब गाने बनाते यूज्ड टू हियर आता, मतलब इतना कुछ हाइप अप नहीं थे बट थे। तो उस टाइम पे नॉर्मल स्टोरी प्रमोशन चल रही थी ना अपनी, वो बिक जाएगा किसी स्टोरी क्या डाली आप फेड प्रोमो चला देते। राइट। तो उन्होंने उस टाइम पे एक पेड प्रोमो चलाया था कि
budding artists, lyricists, composers contact me for work. तो मैं बहुत ही नहीं होता स्कूल के, बहुत ही ज़्यादा है, कुछ नहीं लगता। तो मैंने करा, और मेरे को अभी भी याद है कि मेरा एग्ज़ाम था और मेरे एग्ज़ाम की सुबह रिप्लाई आ गया और मेरा हाथ में फ़ोन था, मैं मम्मी का फ़ोन चलाता रहा उस टाइम के, मेरा स्कूल में था। तो मैंने देखा, तो मैंने लिया, मैंने ये क्या हुआ है, और आया तो फिर मैंने उनसे बात की, वो मिले मुझसे। सो लेखक आपने टी सीरीज से रीच आउट कैसे करा? टी सीरीज़ ने रीच आउट किया। ओके, हाँ, वैसे यूजुअली मुश्किल होता है बड़े लेवल्स को रीच आउट करना, उनसे मीटिंग्स फिक्स करना और ये सब, बट हसल का कॉन्टैक्ट था। टी सीरीज़ इन्वॉल्व था मेरे सीज़न में, हसल 3 में, तो उन लोगों को मैं पसंद आया। अनफॉर्चुनेटली गुड बाय ने सबसे अच्छा किया, मोस्ट स्ट्रीम नंबर है आज, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सुन चुके हैं और काफ़ी वायरल हुआ। तो इंटरेस्टेड थे वो लोग काम करने में, और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी टी सीरीज़ के साथ। अभी एक डेब्यू ईपी आई मेरी टी सीरीज़ के ओके, साथ, 4 गाने थे उसमें, अमेजिंग करी है ईपी भी, सेम मेरा फेवरेट था। ओके। हाँ, तो बस यही सब है, और अभी फर्दर भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं टी सीरीज़ के साथ, कुछ सिंगल्स है, फिर आगे कुछ प्रोजेक्ट्स भी है। कॉन्ट्रैक्ट पे हो आप टी सीरीज के साथ? एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है मेरा 2 साल का। 2 साल का। एंड अभी आपने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट पे आए हो कि टाइम हो गया है इसे? नहीं, अभी चल रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ ईयर नाउ। ओके। या सो आपने कभी ये प्लान नहीं करा कि आपको अपनी ईपी निकालनी चाहिए या ऐसा कुछ? ईपी अगर निकाल भी रहे हो तो कुछ ऐसा दिमाग में आपने रखा है कि रोमांटिक ईपी निकालूंगा या रैप के टाइप में निकालूंगा? नहीं, इनिशियल डेज में रागा भाई ने मुझे फोर्स तो नहीं बोलूँगा, बट कहा, जब मैं उनसे पहली या दूसरी बार मिला था तो उन्होंने बोला कि कुछ सुना, और जब मैंने उनको अपना काम सुनाया तो उन्होंने बोला कि एक ईपी करनी चाहिए तुझे, नाउ इट्स टाइम। तो तब मैंने अपनी एक डेब्यू ईपी निकाली थी जो कि मेरे चैनल पे है, इट इज़ कॉल्ड ही हू। कुछ लोगों ने सुनी होगी, काफ़ी अच्छा करा उस टाइम के हिसाब से, फ्यूचरिस्टिक ईपी थी। काफ़ी टाइम भी लगा उस ईपी को बाहर आने में, बट किसी मेजर लेवल के साथ मेरी ये डेब्यू ईपी थी जो मैंने टी सीरीज़ के साथ अभी निकाली, इट्स कॉल्ड सैड। ओके। हाँ, तो अमेजिंग ईपी है, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो जाके सुनना, आप लोगों को पसंद आएगी, आई होप सो। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है अभी आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे कुछ सिंगल्स हैं, अभी टी सीरीज़ के साथ ही है। ओके। हाँ, 2 सिंगल्स है और एक प्रोजेक्ट है, एक ईपी पर ही काम कर रहा हूँ, एक कोलैबोरेटिव ईपी है, 5-6 सॉन्ग्स, देखो कितने होते हैं, जितने मन करेगा। सारे कोलैबोरेशंस, अमेजिंग ट्रैक्स, बस वेट है, जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे तो बताऊँगा डेफिनेटली। ज़्यादा उसके बारे में। अच्छा, ये ना मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बट आई वांट टू लिसन योर आंसर ऑन दिस। बादशाह और हैरी सिंह? मतलब बादशाह भाई के लिए स्ट्रेट आंसर। बिल्कुल स्ट्रेट आंसर दूंगा, बादशाह भाई के लिए अपनी रिस्पेक्ट है, बट हनी भैया ने की जो स्टारडम और जो फेम रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में कोई अचीव करेगा। कॉज उस टाइम पे ब्लूटूथ एरा 2G वाले टाइम पे गाने उस लेवल तक लेकर जाना, और ये इस रूम में हम जितने भी लोग बैठे हैं सब ने अपनी अपनी क्लासरूम में वो गाना गाया ही होगा। छुप छुप के सुना है उनके गाने। मतलब क्या ही गाने थे यार, ब्राउन रंग, ब्लू आइज, सैटर्न सुना? सैटर्न, Oh my god, I love हनी सिंह। I just love हनी सिंह। क्रेजी भाई, क्रेजी गाना। मतलब मैंने जब पहली बार सुना था मैं उसकी वीडियो देख के फ्लिप हो गया था कि ये क्या हो रहा है, Exactly। ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ देखा ही नहीं था ऐसे। तो वो चीज़ यार, वो टाइम ही अलग था, वो एरा अलग था, उसको आप आज के एरा के हिसाब से कंपेयर कर ही नहीं सकते। Very true। तो वही बात है, बादशाह भी अपनी जगह है, बादशाह भी अभी लिखते हैं तो फिर मतलब छू लेते हैं दिल। ये तो है। तो मेरा दोनों से है, मैं ऐसे हो नहीं सकता एक की तरफ बायस, बहुत स्ट्रेट अप आंसर है, बट
और ज़्यादा और में से थोड़ा सा ज्यादा है क्या, किससे थोड़ा सा ज्यादा है? बादशाह या हनी सिंह? कम ऑन, वी वांट टू नो इट। हनी यार मतलब लगता है थोड़ा। Honey, honey, भाई, honey is honey. Oh my God, Anisha. I just love Honey Singh. I love you, honey. Everybody अगर आप सुन रहे हो तो पहुंच जाइए yeah, बस। love you। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, which is कि आपने अलग अलग टाइप के गाने बनाए हैं। जी Very true. But what I have seen is कि आपके ज्यादा से ज्यादा गाने is more related to romance or love. कह सकते हैं Reason? जिंदगी वैसी रही है, प्यार रहा है कभी सच्चा वाला दिल टूटा है? यार। दिल टूटना कुछ नहीं होता, क्या होता है नाम बताओ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। दिल टूटना उसे कहते हैं कि जिससे आप प्यार करो, हाँ। वो इट्स ओके दैट पर्सन इज नॉट विद यू, ओके एंड ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में आओ या एक रिश्ते में आओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बट उसका ना होना आपकी ज़िंदगी में वो महसूस कराता है कि आप कितने अंदर से इनकम्प्लीट हो कभी कभार। तो मेरे लिए वो है दिल टूटना। अच्छा, वो मेरे पास, चलो किसी के भी पास है, ठीक है, मैं किसी से कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर वो मेरे आप पास। प्यार करते हो उससे? हाँ, मतलब करती थी, मतलब अब नहीं है किसी से प्यार। नहीं, वैसे किसी से भी दिल टूटा ना, प्यार किया था उससे, फिर प्यार चला गया? नहीं है। नहीं यार, तो अभी आपने कहा कि नहीं है। क्या कम ऑन, कम ऑन, ये क्या दे रहे हो? और दिल टूटना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अपना स्वार्थ है। स्वार्थ भी क्या है मतलब, देखो वो प्यार। देखो मैं बताता हूँ, किसी, मैं कोई अब बाबा वाली बातें नहीं करूँगा, बहुत सिंपल बात है। हाँ आप किसी से प्यार करते हो, हाँ, आप उसके लिए फीलिंग्स है आपके अंदर, तो आप उस बंदे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको भी सेम रहे? मैंने तो आपकी है ना, नहीं, आई एम आपकी है, फीलिंग्स है, ठीक है। ठीक है, आपने उससे प्यार कर लिया, तो अगर कर लिया तो फिर उसको निभाने का गुदा रखो। किसी से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो भी करेगा तो है? अगर मेरी ज़िंदगी में होगा या नहीं है, चलो मान लिया कि नहीं है, बट आप प्यार करते हो ना उससे, कभी उससे रिलेटेड रहे होगे, कभी उससे बात करी थी, मेमोरीज। मैंने क्या बोला था, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेमोरीज। बट आई डिड नॉट से कि आई नीड दैट पर्सन टू लव मी बैक। हाँ, बट तो फिर दिल कैसे टूटा? आपने प्यार किया? नहीं है, बस बना होना भी दिल टूटना होता है। जैसे कभी कभार लाइफ में मेरी फिलोसफी सो इम्पोर्टेंट लोग चले जाते हैं हमारे, हमको छोड़ के, ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं है, तो उससे भी हमारा our heart is aching, right? तो दिल टूट रहा है ना। लव इज लव, बट मैं समझ गया कि बात। मेरी फिलॉसफी थोड़ी अलग है इस मामले में। मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो वो प्यार आपका है, आप जब तक चाहो उसे निभाओ, जब आपका मन भर जाए आप वहाँ से निकल जाओ। दिल टूटना, दिल टूटना पता है क्या होता है? दिल टूटना तब बोलना जब एक बार प्यार कर लिया और पूरी ज़िंदगी फिर बर्बाद कर ली अपने आप को कि किसी से करा ही नहीं, उसके बाद वो है दिल टूटना। कि अब दिल टूट गया, अब दिल बन नहीं सकता, दिल टूट गया ना, टूट गया ना, ख़त्म हो गया ना, तो अब कैसे फिर किसी के पास जाओगे? मेरी फिलॉसफी ये कहती है, इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि मेरा दिल टूटा। मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग रहे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हर ऐसा कुछ इंसान जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो एक पर्पस के लिए आता है, आपको कोई चीज़ सिखाएगा, कुछ चीज़ें आप सिखाओगे, वो अपना पर्पस पूरा करेगा। जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा वो चला जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो। आप भी किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होगे, कोई आपसे वैसे वाला प्यार नहीं बट किसी तरीके से प्यार करता होगा, आप उसके लिए महत्व रखते होगे, बट आप भी कभी चले जाओगे। आपकी लाइफ में कोई दूसरा आएगा जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, फिर एक अब क्या? तो तो निभाना तो आपको है ना। अगर आपने प्यार किया है, आप कहते हो कि मुझे प्यार है, तो निभाओ भाई, जब तक निभा सकते हैं, जिंदगी भर तक निभाओ, जब तक आपका मन करे, जब तक आपका मन करे। जब तक आपको फील होता है कि ठीक है मैं एक हद तक गया, मैंने अपनी कोशिश करी। हर इंसान का मिलना आपकी ज़िंदगी में नहीं होता है। आपने जब आपको लगा कि शायद ये इंसान नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, आपको अपनी लाइफ का उस मोमेंट पे डिसीजन लेना होता है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। मैंने वो डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए हैं। मेरे गाने वही, तो अगर बताते हैं, मेरे एक गाने में लाइन है कि मेरे दिल की एक खता है कि तुझे ढूंढता रहा है, तेरे बाद भी मोहब्बतों से ये जूझता रहा है। तो
लव इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी, इट्स अ टीचिंग। मेरे को जितना प्यार ने या जितना इन चीज़ों ने, जितना लोगों ने सिखाया है, मुझे किसी और चीज़ ने नहीं सिखाया। मैं इन्हीं चीज़ों को जी के बड़ा हुआ हूँ। मैंने दर्द में ज़िंदगी नहीं जी है, मैंने ज़िंदगी में दर्द जिया है। Oh my God. मतलब ये बात। Oh my God. Yeah, दर्द में जिंदगी. नाइस वन. ठीक है भाई, अब लेखक से तो कोई नहीं जीत सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। मुझे लगा था, अभी तक मुझे ऐसा लगता था ठीक है मैं इस चीज़ पे मैं कॉम्पिटिशन कर सकती हूँ प्यार व्यार पे, बट वहम होता है, अच्छे अच्छे को होता है, कोई बात। मैं एक तो तारीफ कर रही हूँ आपकी मैं और आप वहम कह रहे हैं मुझे। अरे तो लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। एक से एक है, मेरे से भी बड़े होंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कितना टाइम हो गया आपको फिजिकल हुए? इंटीमेसी, ये सारी चीज़ आपके लिए क्या है? एंड अभी रिसेंटली आप कब फिजिकल हुए? यार मैं तो कल रात ऐसे मैंने किसी का हाथ पकड़ा, मैंने बात की। You're dating someone, you're saying someone, तो हाथ किसका पकड़ा? हाथ नहीं पकड़ सकते किसी का। जिससे फीलिंग रही होगी या है जिसके लिए? नहीं ऐसा देखो, सेम अगर सीधे मुद्दे पे आए, कोई रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल हूँ। अच्छा, बिल्कुल कोई ऐसा इंसान नहीं है। like seeing someone, नहीं you have feelings for someone. नहीं अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं? नहीं है। मैंने कब बोला कि मेरा दिल टूटा है? मैंने दिल टूटने की बात ही नहीं करी। देखो, you're playing with me right now. अरे फीलिंग्स या देखो, आप किसी का हाथ पकड़ते, सपोजिटली मैं किसी का हाथ पकड़, मैंने आपका हाथ, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कल रात को किसी का हाथ नहीं पकड़ा। तो सच्चाई गाइस देख रहे हो, झूठ बोल रहा है मेरे पॉडकास्ट पे। लेकिन झूठे होते हैं बैठिए। एक तो झूठे होते हैं, देखो झूठा है। बताओ फिर क्या होता है आपके लिए इंटीमेसी, इफ नॉट हाथ पकड़ना, जो ये आपने झूठ बोला? इंटीमेसी यार, मतलब intimacy is for me is having some quality time with the person I love. उसमें मैं जो भी करना चाहूँ या वो जो भी करना चाहे, वो मेरे लिए इंटीमेसी है। और जहाँ मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कि देखो, दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रिटेंडिंग, फैक्ट है ये बात। और इस बात को अगर कोई बुरा मानता है तो मान लो, लेकिन आपका फेवरेट रैपर, मेरा फेवरेट रैपर, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट, इनका फेवरेट आर्टिस्ट, सब प्रिटेंड कर रहे हैं। सबकी ज़िंदगी में उतना ही वॉइड होता है, सबकी ज़िंदगी में उतनी तकलीफ़ें है। कितने मर्जी अमीर हो जाओ, कितना मर्जी फेमस हो जाओ, कुछ भी हो, सिर्फ वो वॉइड फिल करने के लिए ज़रिए ढूंढ सकते हो कि नशे में रहे, पार्टी कर ली, शराब पी ली, कुछ भी कर लिया। वॉइड तो सबकी ज़िंदगी में ही है। राइट। तो मेरा इंटीमेसी वो है कि जहाँ मुझे प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा, और उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, वो मेरे ऊपर है। ओके, एंड डू यू थिंक कि आजकल के टाइम के, मतलब आजकल के टाइम पे लोगों, लाइक पीपल हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग और ऑफ हैविंग दैट इमोशंस? जैसे कि मेरे ना एक किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी। उसने ये कहा था कि पहले के टाइम पे हम जाते थे शॉप पे, शॉप करते थे, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इमोशन होता था। बट आज हम लोग बस ऑनलाइन बैठ के अग्रेसिव शॉपिंग कर रहे हैं, वो हमारा इमोशन, वी हैव लॉस्ट इट। सो आज के टाइम पे लव पे भी व्हाट आई थिंक इज, तो अगर कि आप बस, अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर फाइंडिंग वन एस्केप, यू आर नॉट हैप्पी, तब भी आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो, चाहे वो नशा हो गया, चाहे वो कोई और इंसान हो गया, चाहे वो कोई भी कला की बात नहीं कर रहा है आज, बट वो एस्केप ढूंढ रहा है आज के टाइम पे। एक म्यूजिक से रिलेटेड है या वैसे ही जनरली? जनरली पूछा मैंने, ऐसा कुछ। यार मेरे हिसाब से एस्थेटिक हो गया है, एस्केपिज्म और बीइंग सैड या कुछ भी। तो अगर अब रियलनेस है नहीं, और ना ही, मतलब इतना एडवांस हो गया है सब कुछ। ये एक फैक्ट मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा वो कुछ। रियलनेस कहीं ना कहीं थोड़ी ख़त्म हो गई है, कि इतना अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी, किसी से भी। तो वही है कि तो वो उन लोग कोई मरता नहीं है यार किसी से बिछड़ के, मतलब वो वाली बात है।
चलो ये सारी बातें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आफ्टर 3 सीरीज, आफ्टर 2 years, what are your plans? तो अगर what are my plans? Yeah, प्लान्स तो ये क्या देखो चीजें लाइनअप में हैं ऑलरेडी, ऐसा कुछ? बहुत लाइनअप में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स है, गाने करते रहना है। मतलब मैं एक मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन का जेन्युइनली आंसर नहीं है, अच्छा, क्योंकि मेरी ये एक सीख है, या मैंने जाना है अपनी लाइफ से कि जब भी मैं चीज़ें प्लान करता हूँ या मैं सोच लेता हूँ कि ये मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ, जब मुझ में वो मैं आ जाती है ना कि मैं कर दूंगा, मैं नहीं कर पाता, ऐसा कुछ। वो होता ही नहीं है। और मैं भोलेनाथ में बहुत मानता हूँ, मतलब मेरे इष्ट देव हैं वो, ऐसा कुछ। ये एम भी रखा है। तो उनका क्या है कि उनको बोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत बोले हैं, उनको नहीं मतलब किसी से कि आपके कर्म क्या है, ऐसा आप कुछ। उनको कितने सच्चे मन से मतलब पूछते हो या बात करते हो या अपने दुख बांटते हो उनसे, वो उस पे जज करते हैं आपको। तो मेरा ऐसा है कि अब मेरे इस देव हैं, जब मेरे में मैं आ जाती है ना, वो शून्य है, उनको शून्य बोला जाता है, राइट, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी थिंग, जस्ट जैसा जो वैसा वो। तो मेरा जब मैं आ जाती है ना, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कभी मैं पे रहता ही नहीं, मैं सोचता ही नहीं। तो अगर करने को मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लेता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा, 2 साल में आप मुझे देख रहे होगे एरिनास फिल करते हुए, मैनिफेस्टेशन है, बट प्लानिंग नहीं करता, जो जैसे चलता है चलने दो, वो मेरे को ज़्यादा फलता है। तो मतलब ये है। ओके। एंड अभी जो आपने अपनी ईपी के बारे में बताया, बात करी है, वो आप कब रिलीज करने का प्लान कर रहे हो? बहुत जल्दी, शायद इसी साल, इसी साल? इसी साल। ओके, टू सून वाली बात हो गई, सितंबर चल रहा है, मे हाँ। बी। कोई पर्टिकुलर डेट या अभी ये सारा आपने डिसाइड? नहीं, अभी नहीं है, कुछ चीज़ें पेंडिंग है, अभी चल रही है, पाइपलाइन में है, तो एक डेट तो नहीं दे पाऊंगा, बट मे बी अक्टूबर एंड नवंबर। ओके। एंड आपने कहा था आपने कोलैबोरेशंस करे हैं, दो जिनके साथ कोलैबोरेशंस करें, क्या आप उनका नाम बता सकते हो? इफ इट इज सरप्राइज, ओके गाइस, मज़ा आएगा, तो सरप्राइज। मज़ा आएगा। डन। सो लेखा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मुझे आज तक ना किसी ने ऐसे मतलब डराया नहीं। आज ना मैं जब बात कर रही थी थोड़ा थोड़ा आई वाज लाइक वाक यार, दिस पर्सन इज बैक क्वेश्चनिंग मी। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्राणन ईपी के बाद हम फिर से कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो जल्दी ईपी लाओ कि आप जल्दी इस काउच पर आओ एंड हम फिर से बातें करें। एंड मैं इस बार थोड़ा सा ये प्यार के बारे में ना मैं प्रिपेयर हो गया हमी कि रेखा के सामने आना है, ऐसे तो हो रहा है लेना गाइस। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।